हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम यूएस मार्केट्स लगातार क्यों गिर रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे कि इसका पूरा ओवरऑल जो पूरे ग्लोबल इकोनॉमी पे इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो तीन मेन रीजन है जिसकी वजह से ये मार्केट इनके गिर रहे हैं, जिसमें से जो सबसे पहला रीजन है वो मुझे यहाँ पे नजर आता है, वो है फेड टेपरिंग का। तो देखिए यहाँ पे जो पहले जो लगातार बॉन्ड बाइंग करके वहाँ पे जो इजी मनी वहाँ पे प्रिंट किया गया था फेडरल रिजर्व के थ्रू, तो वो मनी यहाँ पे अभी फेडरल रिजर्व फिर से लेता हुआ नजर आ रहा है और वहाँ पे लगभग अराउंड $45 बिलियन हर महीने वहाँ पे वो अपनी बैलेंस शीट को कम करने वाले हैं। तो देखिए सीधी सी बात है, जब इतना इजी मनी जो मार्केट में था अगर वो वापस मार्केट से फिर से अगर उनको लेना है तो डेफिनेटली वहाँ पे थोड़ी सी डिमांड आने वाले टाइम पे कम हो सकती है। और उसके अलावा अगर आप देखोगे जो ये नैस्डैक में इतने हाई पी रेशियोज पे जो कंपनी ट्रेड हो रही थी, तो मोस्टली ये पैसा कहाँ पे जा रहा था, ये पैसा वहीं पे जा रहा था। तो सीधी सी बात है, अगर ये पैसा अगर फिर से निकलेगा तो जहाँ पे ज़्यादा वैल्यूएशन होंगे और वहाँ पे नॉर्मलसी आएगी, एक रैशनैलिटी आएगी, तो वहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो इसीलिए अगर आप देखोगे, अगर हम नैस्डैक की इंडेक्स की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई पी रेशियोज वाले स्टॉक है और वही इंडेक्स अगर हम देखेंगे मोर देन 25% अपने ऑल टाइम हाई से नीचे है, यानी कि वो बियर मार्केट में वो इंडेक्स ऑलरेडी आ चुका है। तो ये एक पहला रीजन है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे जो दूसरा मेन रीजन है वो ये है कि यूएस में अभी रिसेशन की बातें चल रही है। तो रिसेशन की बातें क्यों चल रही है? तो देखिए रिसेशन का मतलब होता है अगर दो लगातार क्वार्टर्स में अगर आपकी जो जीडीपी है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपके जो जीडीपी के नंबर्स हैं वो अगर कम हो जाते हैं तो आपकी जो इकोनॉमी है वो रिसेशन में आ जाती है। तो देखिए अगर हम पिछले क्वार्टर में भी अगर हम देखेंगे अराउंड 1.3 या 1.4% से उनका जीडीपी का नंबर कम हुआ था। तो देखिए अगर ये जीडीपी का नंबर अगर इतना नेगेटिव में अगर ये जाएगा तो डेफिनेटली वो मार्केट उससे नेगेटिव वे में लेगा और ऐसा कहा जा रहा है कि अप्रैल से जून वाले क्वार्टर में भी ये नंबर नेगेटिव में आ सकता है और जो यूएस की जो इकोनॉमी है वो रिसेशन में जा सकती है। तो देखिए डेफिनेटली अगर आप देखोगे इतना बड़ा इकोनॉमी जिसके ऊपर पूरे वर्ल्ड के अगर आप देखोगे डॉलर्स के ऊपर ट्रेड किए जाते हैं, अगर वही इकोनॉमी अगर रिसेशन में आएगी तो डेफिनेटली पूरे वर्ल्ड को उस पर फर्क पड़ेगा और ये इसी की वजह से यहाँ पे नैस्डैक की अगर हम बात करेंगे तो ये इंडेक्स यहाँ पे काफी ज्यादा गिरा हुआ है। अब यहाँ पे ये मेन क्वेश्चन आता है कि रिसेशन में इकोनॉमी क्यों जा रही है, क्योंकि इतनी ज्यादा अगर मनी प्रिंटिंग हुई है, इतनी ज्यादा डिमांड वहां पे क्रिएट हुई है, तो ऐसा क्यों हुआ है? तो देखिए जीडीपी में अगर आप देखोगे जो मेन जो फोकस रहता है वो रहता है कंपनी के अर्निंग पे। तो आप वहां पे यूएस में जो बहुत ज्यादा जो कंपनीज है अगर आप देखोगे अराउंड 30 to 40% की जो कंपनीज है, यानी कि अगर टोटल 100 कंपनीज है तो उसमें से जो 30-40% कंपनीज है उन्होंने वहां पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है। तो यहाँ पे ये एक इंडिकेशन है कि वहां पे जो डिमांड है वो थोड़ी सी कम होती हुई नजर आ रही है। खास करके जो हाउसिंग डिमांड की अगर हम बात करेंगे तो वो इतनी ज्यादा वहां पे अभी नहीं दिख रही है, क्योंकि जो प्राइसेज अगर आप देखोगे नॉर्मल जो रियल एस्टेट जो अपार्टमेंट के जो प्राइसेस है इतने ज्यादा हाई हो चुके हैं कि वहां पे जो रिच लोग हैं उनके पास ऑलरेडी इतने अपार्टमेंट है कि वो और ज्यादा खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है। और बाकी उसके अलावा जो नॉर्मल मिडिल इनकम ग्रुप उनके वहां का यूएस का जो है तो वो वहां पे इतना ज्यादा अफोर्डेबल उनके लिए है ही नहीं है कि वो वहां पे जाके एक नॉर्मल घर फिर से खरीदे। तो वहां पे इतना ज्यादा इन्फ्लेशन उनके फाइनेंशियल एसेट में हो चुका है कि वहां पे एक नॉर्मल अगर बंदा है तो वो वहां पे उसमें पैसा नहीं डाल सकता। और जब तक ये नॉर्मल डिमांड क्रिएट नहीं होगी तो वहां पे डेफिनेटली इतनी डिमांड होती हुई हमें नजर नहीं आएगी। आप नॉर्मली यहाँ पे रिच के ऊपर फोकस नहीं कर सकते, तो यहाँ पे फोकस होना चाहिए कि कैसे हाउसिंग डिमांड नॉर्मल लोगों के लिए क्रिएट की जाए। जो नॉर्मल लोग हैं वो वहाँ पे उनके पास हाउसेज रहें, तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमें यहाँ पे नजर आता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे एक लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये है कि वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज है, खास करके नेटफ्लिक्स हो, एप्पल हो, तो उनके अगर हम नंबर्स की बात करेंगे तो उनके नंबर्स ने काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। खास करके अगर आप देखोगे अमेजॉन के जो नंबर्स है वो भी वहाँ पे डिसअपॉइंटिंग इस क्वार्टर में आए हैं। तो देखिए यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनका इतना ज़्यादा वेटेज है नैस्डैक के अंदर, अगर वो कंपनीज यहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, वहाँ पे अगर नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिलेगी, अगर उनकी तरफ से जब इतना ज़्यादा इजी मनी मार्केट में
अवेलेबल है। अब जब उनकी वजह से अगर नेगेटिव कमेंट्री अगर उनकी तरफ से देखने को मिल रही है तो डेफिनेटली मार्केट उसे नेगेटिव वे में ही लेगा और इसी की वजह से यहाँ पे हमें ये मार्केट गिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब इससे इंपैक्ट क्या होगा, तो देखिए डेफिनेटली अगर यूएस में अगर रिसेशन आता है तो वहां पे ओवरऑल पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए वो थोड़ा सा नेगेटिव रह सकता है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वहां पर भी पिछले एक महीने में अराउंड $20 बिलियन से हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कम हुए हैं, लेकिन वैसे हमारे पास $600 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व अभी भी है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखिए जैसे अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर लगातार जिस तरीके से बढ़ रहे हैं वहां पे डेफिनेटली ये नंबर 20 से 30-40 बिलियन डॉलर भी इस महीने हो सकता है। और अभी चाइना में जो नॉर्मलसी आई है, तो चाइना में अगर नॉर्मलसी आएगी तो क्रूड ऑयल की जो डिमांड है वो बढ़ सकती है। अगर क्रूड ऑयल की डिमांड बढ़ेगी तो वहां पे ये जो 114 रुपीज पर बैरल, सॉरी $114 पर बैरल पे जो अभी क्रूड ऑयल का प्राइस चल रहा है तो वो अराउंड $130-140 पे फिर से जा सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत सारे यहाँ पे नेगेटिव समय नजर आ रहे हैं, लेकिन एक बात आपको समझनी चाहिए कि इतना इजी मनी प्रिंट करने के बाद अगर आप फेडरल रिजर्व की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे कभी भी इकोनॉमी रिसेशन में आ जाती है, इकोनॉमी में कोई भी प्रॉब्लम्स हो जाती है तो वहाँ पे सिर्फ वो मनी को प्रिंट कर देते हैं और मनी को प्रिंट करने के बाद आज 5 से 6 महीने या 1 से 2 साल के लिए वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन एट दी एंड अगर हम लॉन्गर होराइजन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे जो फाइनेंशियल बबल्स अगर जो हो रहे हैं तो वो इसी की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इजी मनी प्रिंट करने से जो रिच पीपल है वो और रिच हो जाते हैं और जो पुअर पीपल है खास करके वो और पुअर हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर पुअर पीपल अगर और ज्यादा पुअर हो जाते हैं तो इकोनॉमी में जो डिमांड होनी चाहिए वो डिमांड क्रिएट नहीं हो पाती है, और अगर डिमांड क्रिएट नहीं होगी तो वहां पे आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ आपको नजर नहीं आएगी। तो मेरे ख्याल से तो इजी मनी वाला ये जो पॉइंट है ये ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत आप मनी प्रिंट कर सकते हो, लेकिन एक पूरा 2-3 ट्रिलियन डॉलर जितना, 10-15 ट्रिलियन डॉलर जितना अगर आप मनी प्रिंट करोगे तो मेरे ख्याल से प्रिंट करना काफी आसान है, लेकिन उससे कंट्रोल करना काफी मुश्किल है। और अगर आप उसको सही से कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो वहां पे उसे फाइनेंशियल बबल्स में वो चीजें कन्वर्ट हो जाती है। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना चाहिए, और इसीलिए अभी आपका मार्केट में ये व्यू होना चाहिए कि जहां पे ज्यादा वैल्यूएशन है, जो स्टॉक 80, 90, 100 के पी रेशियोज पे ट्रेड हो रहे हैं और जहां पे आपको लगता है कि ये ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं है, ये कंपनी 20-25% CAGR से ग्रो नहीं कर सकती है, मेरे ख्याल से वो स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में अभी नहीं होने चाहिए। अभी आपका फोकस होना चाहिए जो 20, 30, 40 के पी रेशियो पे जो स्टॉक ट्रेड हो रहे हैं और वहां पे 15 से 20% की भी अगर आपको ग्रोथ नजर आ रही है तो मेरे ख्याल से वो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि ये अपडेट आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।